नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश। और उस गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में ही अध्ययन करेंगे। हमने वहाँ पे नागभट्ट फर्स्ट के बारे में अध्ययन किया और अब हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे नंबर 2 पे कैकुस्थ के बारे में और फिर वत्सराज के और बाकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपको बता चुका हूं। नागभट्ट के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे कैकुस्थ के बारे में। कौन था? सेकंड नंबर के जो शासक थे वो कैकुस्थ थे और कैकुस्थ का टाइम पीरियड ये 760 ईस्वी से लेकर के और 783 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? कैकुस्थ ने। कितना शासन किया? 760 से लेकर के और 783 ईस्वी तक शासन किया था। किसके द्वारा? कैकुस्थ के द्वारा किया गया। ये नागभट्ट फर्स्ट का उत्तराधिकारी था। किसका? नागभट्ट फर्स्ट का उत्तराधिकारी था। कौन सा? कैकुस्थ। इस कैकुस्थ के द्वारा कौन? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ में है। कैकुस्थ के द्वारा कौन सा? तो इसके द्वारा कहां पे? मंडौर में। कहां पे करवाया गया? मंडौर में विजय स्तंभ। विजय स्तंभ या इसी को हम बोलते हैं कौन सा? विष्णु स्तंभ। विष्णु स्तंभ। तो विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्या करवाया? निर्माण करवाया किसके द्वारा? कैकुस्थ के द्वारा, जो राजस्थान का कौन सा था? तो राजस्थान का दूसरा सेकंड विजय स्तंभ में विजय स्तंभ है। जब राजस्थान का ये सेकंड विजय स्तंभ है तो राजस्थान का फर्स्ट विजय स्तंभ कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान का प्रथम जो विजय स्तंभ है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त के द्वारा कहां बनवाया गया? तो समुद्रगुप्त के द्वारा भरतपुर में बनवाया गया। कहां पर? भरतपुर में बनवाया गया। कहां बनवाया गया था? यानी राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, जिसको हम विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कैकुस्थ के द्वारा करवाया गया था। और कहां पर करवाया गया? मंडौर में। जबकि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ समुद्रगुप्त के द्वारा भरतपुर में बनवाया गया था। याद रह जाएगा। जबकि प्रसिद्ध विजय स्तंभ कौन सा है? तो प्रसिद्ध विजय स्तंभ कौन सा? प्रसिद्ध विजय स्तंभ। तो प्रसिद्ध विजय स्तंभ कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ये किसके द्वारा? तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? तो महाराणा कुंभा के द्वारा। तो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था प्रसिद्ध विजय स्तंभ। ठीक है। इसके बाद में अगर एक और आपको याद रखना है तो यानी 2 विजय स्तंभ। कितने? 2 विजय स्तंभ। तो वो 2 विजय स्तंभ जैसलमेर में। कहां पर? तो जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के सामने बने हुए हैं। तनोट माता मंदिर के सामने बने हुए हैं। मंदिर के सामने। तो तनोट माता मंदिर के सामने कब? तो 1965 ईस्वी की पाक विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए। कौन सी? पाकिस्तान, ऐसे पूरा ही लिख देता हूं, पाकिस्तान
विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए हैं, के उपलक्ष्य में बनवाए गए हैं। कहाँ बनवाए गए हैं? तो किसके उपलक्ष्य में बनवाए गए हैं? तो पाक विजय के उपलक्ष्य में। तो ये याद रखना था हमको, किसके संदर्भ में? कैकुस्त के संदर्भ में। और कैकुस्त किस वंश से संबंधित था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। 4 चीजें हो गई। तो मंडोर में विजय स्तंभ या विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया, जो राजस्थान का सेकंड विजय स्तंभ है, जबकि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ समुद्रगुप्त ने भरतपुर में बनवाया। और जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। और जो 2 विजय स्तंभ जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के सामने बने हुए हैं, जो 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ, उस भारत पाक युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए थे। तो ये कहाँ पर है? तनोट माता मंदिर, जो बीएसएफ के जवानों की कुल देवी कहा जाता है, उसके मंदिर के सामने बनवाए गए हैं। कौन से? तो ये थे तनोट माता मंदिर के जो सामने विजय स्तंभ। इसके बाद में कैकुस्त के बाद में जो दूसरा शासक आता है, तो वो आता है कौन सा? नागभट्ट सेकंड, सॉरी वत्सराज। कौन सा आता है? तो वो वत्सराज। इसके बाद में आता है वो, तो वत्सराज। और वत्सराज का जो शासन काल था वो कितना था? 783 ईस्वी से लेकर के और 833 ईस्वी तक था। इसने कब तक शासन किया? तो वत्सराज ने 783 से 733 ईस्वी तक था। ये जो वत्सराज था ये उज्जैन के शासक थे देवराज, और भूमिका देवी का पुत्र था। किसका? तो उज्जैन के शासक देवराज और भूमिका देवी का पुत्र था। कहाँ के शासक? उज्जैन के शासक। और उज्जैन का शासक कौन था? तो उज्जैन का शासक देवराज और भूमिका देवी का पुत्र था। कौन सी देवी? भूमिका देवी का पुत्र था। देवी का पुत्र था। अच्छा, कुबले माला के जो दरबारी कवि थे, कुबले माला जो रचना है उसके उद्धोतन सूरी इसके दरबारी कवि थे। तो इसके दरबारी कवि कौन थे? तो कुबले माला के रचनाकार, कुबले माला, ये कुबले माला ग्रंथ है। और कुबले माला के रचनाकार और कुबले माला के रचनाकार कौन है? तो उद्धोतन सूरी। तो उद्धोतन सूरी इसके दरबारी कवि थे। क्या थे? तो दरबारी कवि थे। तो इसके दरबारी कवि कौन थे? तो उद्धोतन सूरी इसके दरबारी कवि थे। किसके? तो कुबले माला के दरबारी कवि थे। जो रचनाकार है उद्धोतन सूरी, वो किसके दरबारी कवि थे? तो वत्सराज के दरबारी कवि थे। इसके अलावा वत्सराज के द्वारा, किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा यहाँ पे भीनमाल में, किसके द्वारा? तो वत्सराज के द्वारा, इसके द्वारा भीनमाल को उज्जैन की राजधानी बनाया गया। भीनमाल को उज्जैन की राजधानी बनाया गया। उज्जैन की राजधानी बनाया गया, या मैं कहूँ प्रतिहार वंश की राजधानी बनाया गया। किसकी? प्रतिहार वंश की राजधानी। तो प्रतिहार वंश की राजधानी भीनमाल वत्सराज के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा एक ह्वेनसांग नाम के इतिहासकार हुए हैं, ह्वेनसांग, जो विदेशी इतिहासकार हैं। तो ह्वेनसांग के द्वारा इसको भीनमाल को, किसके द्वारा? मैं यहां से लिख देता हूं, किसके द्वारा? ह्वेनसांग के द्वारा भीनमाल को क्या कहा गया है? तो ह्वेनसांग के द्वारा भीनमाल को पीलो भोलो कहा गया है। तो ह्वेनसांग के द्वारा भीनमाल को क्या कहा गया है? तो ह्वेनसांग के द्वारा भीनमाल को पीलो भोलो कहा गया है। ह्वेनसांग क्या है कि ये एक विदेशी इतिहासकार थे। कौन? ह्वेनसांग के द्वारा। और ह्वेनसांग के द्वारा इसको क्या कहा गया? तो पीलो भालो कहा गया है। इसके अलावा
इसकी उपाधि किसकी, वत्सराज की, तो यहां लिख देता हूं मैं उपाधि। तो इसकी उपाधि क्या थी, एक तो थी रण हस्तिन और एक थी जय वराह। तो रण हस्तिन और जय वराह इसकी दो उपाधि थी। किसकी, तो वत्सराज की दो उपाधि थी, एक तो रण हस्तिन और एक जय वराह इसकी उपाधि थी। और ये किसके द्वारा, भीनमाल के द्वारा इस प्रदेश को क्या कहा गया, यानी पीलो भालो कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक इसके रचनाकार थे और जो जिनके द्वारा बताया गया है कि चौहान जो थे दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज इसके सामंत बताया गया है किसके द्वारा, तो पृथ्वीराज विजय लिखी है। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है, तो पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है, तो पृथ्वीराज लिखी है जयानक ने। और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के द्वारा कहा गया है कि इस पुस्तक में इस वत्सराज का दरबारी कवि को, वत्सराज का सामंत बताया है किसको, तो सामंत कौन था, तो दुर्लभ राज चौहान था। चौहान, तो दुर्लभ राज चौहान को किसका सामंत बताया गया है, तो वत्सराज का सामंत बताया गया है किसको, दुर्लभ राज चौहान को। और किस पुस्तक में, ये पृथ्वीराज विजय, ये जयानक जो पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज विजय, इस पुस्तक में इसको दुर्लभ राज को क्या बताया गया है, तो वत्सराज का सामंत बताया गया है। तो ये याद रखना था हमको, किसके संदर्भ में, वत्सराज के संदर्भ में याद रखना था। और जो एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अपन को याद रखना है कि इसने ओसिया में, ओसिया कहाँ है, ओसिया में, और ओसिया है जोधपुर में। तो ओसिया जोधपुर में इसने क्या बनवाया था, तो महावीर मंदिर का निर्माण करवाया। किसका, महावीर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो महावीर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया, ओसिया जोधपुर में करवाया था। और ये जो महावीर मंदिर है ये भारत का प्राचीनतम मंदिर है। कैसा, तो भारत का प्राचीनतम मंदिर है। तो भारत का प्राचीनतम मंदिर कहाँ पर, ओसिया जोधपुर में। किसका, महावीर मंदिर, भगवान महावीर का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया, ओसिया में वत्सराज के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, वत्सराज के द्वारा। इसके अलावा जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, कौन सा संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो उसकी शुरुआत किसके द्वारा, वत्सराज के द्वारा की गई, वत्सराज के द्वारा की गई। तो इसकी शुरुआत वत्सराज के द्वारा की गई। त्रिपक्षीय संघर्ष 3 में हुआ था। एक तो पश्चिम यानी भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र से प्रतिहार, इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र से थे पाल वंश के शासक, और दक्षिण से राष्ट्रकूट, यानी तीनों के बीच में हुआ। इसके कौन कौन, तो एक तो प्रतिहार, दूसरा कौन से, पाल, और तीसरे राष्ट्रकूटों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध सब किसको लेकर के हुआ, तो ये कन्नौज को लेकर के हुआ था। किसको, तो कन्नौज को लेकर के युद्ध हुआ था। किसको लेकर के हुआ, तो कन्नौज को लेकर के हुआ। और कन्नौज को लेकर के क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे यानी 752 ईस्वी में, कितनी में, 752 ईस्वी में। और कन्नौज का शासक था, कन्नौज का शासक, तो कन्नौज का शासक था वो जो वर्धन है। और उस वर्धन की मृत्यु होने के बाद में, कन्नौज के शासक यशोवर्धन की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद में यहाँ पे उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया और ये सब भाई लोग कूद पड़े। कौन था, तो यशोवर्धन। और यशोवर्धन की मृत्यु के बाद ये युद्ध यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। कौन सा, त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको इतिहास में कहा जाता है। ये प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ। 1952 ईस्वी में कन्नौज के शासक यशोवर्धन
ये यशोवर्धन वर्धन वंश से थे। इनका वंश कौन सा था, तो ये कौन से वंश थे, तो इनका वंश का नाम क्या था, वर्धन वंश, वर्धन वंश। अब जब वर्धन वंश से थे तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु होने के बाद में यहाँ से युद्ध प्रारंभ हो गया। तो 783 ईस्वी से चालू हुआ, कितने से, तो ये युद्ध चला था 783 ईस्वी से लेकर के और 915 ईस्वी तक ये युद्ध चला था, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष का जो युद्ध चला किससे, 783 से लेकर के और 915 ईस्वी तक चला। तो ये जो युद्ध था ये कई चरणों में जाकर के संपन्न हुआ, कि कई चरणों में संपन्न कैसे हुआ, कि यानी इसकी जो शुरुआत तो किसके के द्वारा की गई, तो वत्सराज के द्वारा की गई थी। तो यानी पहले समय में इसने, वत्सराज ने कन्नौज पर अपना आक्रमण किया और यहाँ पे इसका जो साथी था उसका नाम था इंद्रायुद्ध। उस इंद्रायुद्ध को यहाँ पे क्या कर दिया, शासक बना दिया। तो सबसे पहले किसके द्वारा, फर्स्ट में अपन को याद रखना है कि वत्सराज ने क्या किया, कि वत्सराज ने पाल शासक था धर्मपाल, किसको, धर्मपाल को पराजित किया और स्वयं राष्ट्रकूटों से पराजित हो गया, राष्ट्रकूटों से पराजित हो गया। यानी पहले पीरियड में वत्सराज ने, पाल शासक थे धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया और जैसे ही धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया तो इसका साथी था, जो इसका जो यशोवर्धन का पुत्र था और उसका नाम था इंद्रायुद्ध को शासक बना दिया, इंद्रायुद्ध को शासक बना दिया। यानी पहले फेज में, यानी 6 चरणों में इसको डिवाइड करते हैं अपन। पहले फेज में वत्सराज ने पाल शासक था धर्मपाल, और धर्मपाल को पराजित किया और धर्मपाल को पराजित करने के बाद इसने इंद्रायुद्ध को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया, किसका, राष्ट्रकूटों के द्वारा, और राष्ट्रकूटों से खुद पराजित हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हुआ कि सेकंड फेज में क्या हुआ, जैसे ही ये राष्ट्रकूट यहाँ से वापस चले गए, तो राष्ट्रकूटों के वापस जाने पर, जब राष्ट्रकूट वापस गए तो इसने क्या किया कि जो धर्मपाल था, और धर्मपाल ने अपने आदमी को बिठा दिया यहाँ पे, धर्मपाल, और धर्मपाल का जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, चक्रायुद्ध। इसने किसको शासक बना दिया, तो चक्रायुद्ध को शासक बना दिया, चक्रायुद्ध को क्या नियुक्त कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। जैसे ये यहाँ से गए तो इसने इंद्रायुद्ध को हटाया और धर्मपाल ने किसको शासक बना दिया, चक्रायुद्ध को शासक बना दिया। फिर क्या हुआ, थर्ड फेज में पुनः गुर्जर प्रतिहार शासक कौन थे, तो वत्सराज। कौन थे, वत्सराज। तो वत्सराज ने क्या किया कि इस चक्रायुद्ध को हटाया। वत्सराज ने चक्रायुद्ध के स्थान पर किसको बना दिया, चक्रायुद्ध, और चक्रायुद्ध के स्थान पर पुनः किसको बना दिया, तो पुनः बना दिया किसको, इंद्रायुद्ध को शासक बना दिया, इंद्रायुद्ध को शासक बना दिया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि वत्सराज, और नेक्स्ट फेज में ये इसी प्रकार से चलता रहता है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट नागभट्ट वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, मिहिर भोज आ जाता है। वत्सराज के बाद में नागभट्ट आ जाता है, नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड इसका नेतृत्व करता है चतुर्थ चरण में। और नागभट्ट कौन आ जाता है, नागभट्ट सेकंड आ जाता है, नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड युद्ध का नेतृत्व करता है। और इधर जो थे तो ये राष्ट्रकूटों का जो शासक था, तो राष्ट्रकूटों का आ जाता है गोपाल, यानी गोविंद तृतीय। और राष्ट्रकूट कौन था, तो राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। तो
इन दोनों के बीच में युद्ध चलता है, कभी यानी नागभट्ट सेकंड जीत जाते हैं, कभी राष्ट्रकूट जीत जाते हैं, और ये चौथे चरण में यही प्रोसीजर चलता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट पांचवें फेज और पांचवें फेज में क्या होता है कि नागभट्ट, पांचवें फेज में नागभट्ट का उत्तराधिकारी आ जाता है, और नागभट्ट का जो उत्तराधिकारी था वो रामभद्र एक प्रकार से अयोग्य शासक था। इधर गोविंदराज, और गोविंदराज का जो उत्तराधिकारी आ जाता है, और वो गोविंदराज अमोघ वर्ष, तो वो भी एक प्रकार से ये चलता रहता है, और उसमें कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं होती है। पांचवें चरण में क्या होता है कि एक तो रामभद्र अयोग्य शासक और राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष इनमें चलता रहता है। तो पांचवें चरण में एक तो क्या था कि प्रतिहार तो कौन था, तो प्रतिहार शासक तो कौन आ जाता है, ये नागभट्ट का पुत्र था इसका, और उसका नाम क्या था, नागभट्ट का रामभद्र। तो रामभद्र एक प्रकार से ये अयोग्य शासक था। इधर राष्ट्रकूटों का आ जाता है अमोघ वर्ष। कौन, अमोघ वर्ष, ये अमोघ वर्ष प्रथम, और ये अपने वहां पर ही उलझ जाता है, यानी वहां पे ही अलग अपने जो छोटी मोटी परेशानियां होती हैं उनमें उलझ करके वहीं रह जाते हैं। और लास्ट में छठवें चरण में, यानी प्रतिहारों के इनके बाद में यहाँ पे पाल वंश के जो नेक्स्ट शासक थे वो आ जाते हैं, और पहले सबसे पहले वो इसके ध्रुव थे। राष्ट्रकूटों का शासक इस समय कौन था, तो इस समय तो ध्रुव था, फिर गोविंद तृतीय होता है, और उसके बाद में अमोघ वर्ष होता है। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों में वत्सराज होता है, नागभट्ट होता है, और फिर रामभद्र होता है, और रामभद्र के बाद में आता है कौन सा, तो वो मिहिर भोज आता है। तो यहाँ पे कौन आ जाता है, प्रतिहार, तो प्रतिहार शासक हो जाता है, तो प्रतिहार शासक कौन हो जाता है, मिहिर भोज। तो ये मिहिर भोज ये पाल शासक को हरा जाता है, राष्ट्रकूट शासक को हराता है, और अंतिम रूप से कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। तो वो कौन सा शासक था, तो वो था मिहिर भोज। इसके अलावा इसने 3 को हराया मिहिर भोज ने। एक तो पाल तो कौन थे, तो पाल शासक तो कौन था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पाल शासक तो कौन था, तो वो तो था देवपाल, पाल शासक देवपाल। इसके अलावा राष्ट्रकूट कौन था, तो राष्ट्रकूट शासक कौन था, अमोघ वर्ष। और प्रतिहार कौन था, तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज। तो ये मिहिर भोज इसको क्या करता है कि अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार कर ले जाता है, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। यानी जो राष्ट्रकूट शासक थे वो लगभग युद्धों में विजय हुए, लेकिन कन्नौज में शासन स्थापित नहीं कर पाए। जबकि कन्नौज में शासन स्थापन करने में सक्षम अगर थे तो वो किसके द्वारा, प्रतिहार वंशों ने कन्नौज पर शासन किया और कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की। कन्नौज को राजधानी मिहिर भोज के द्वारा बनाया गया। तो ये था प्रतिहार वंश से संबंधित